पल भर में एक जिंदगी जो रोमांच से भरी थी, अनुभव, परिवार और प्यार की रंगीन कहानी पेश करती थी, अचानक एक गहरे धूसर रंग में बदल सकती है। हर दिन प्यारे की अनुपस्थिति घुटन भरा अंधकार लाती है, जब तक उम्मीद की रोशनी बुझ नहीं जाती और जहां लोगों को होना चाहिए था, वहां केवल सवाल रह जाते हैं। नंबर 20। 27 फरवरी 1989 को नॉरक्रॉस, जॉर्जिया की एक पिक्चर फ्रेम कंपनी में कर्मचारी पहुंचे तो देखा कि बिल्डिंग स्प्रिंकलर सिस्टम के पानी से भरी थी, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर लीसा गाइस के वर्कस्टेशन पर आग लगने के कारण चला था। 26 साल की लीसा गाइस पिछले दिन अकेले काम कर रही थी। वो इलाका जला था और वहां एक खौफनाक खोज हुई। लीसा के डेस्क के पास जमा जैविक तरल को स्प्रिंकलर के पानी ने पतला कर दिया था और लीसा गायब थी। पुलिस को पास के जंगल में 10 पाउंड का डोरस्टॉप दूषित लाल तरल में लिपटा मिला, जिसे संभावित हथियार माना जा रहा है। लीसा का पर्स, जिसमें उसकी कार की चाबियों को छोड़कर बाकी सब कुछ था, पेजर बजने के बाद पास की छत पर मिला। उनकी 1983 निसान पल्सर एक ब्लॉक दूर मिली। जांचकर्ताओं को कंपनी के कंप्यूटर से जानकारी मिटाने के प्रयास मिले। कंपनी के वाहन पर जैविक तरल फैला था और लाल दाग लगी कपड़े की डाक ट्रॉली मिली। हालांकि सबूत मिलने के बावजूद लिसा और उसका शव नहीं मिल सका। जांचकर्ता हाल ही में निकाले गए एक कर्मचारी पर फोकस कर रहे हैं, जिसने झूठा बायोडाटा बनाया और गबन के आरोप में प्रोबेशन पर था। यह अनुमान लगाया गया कि वह फाइलें मिटाने के लिए अंदर आया था, जहां उसकी लीसा से अनायास मुलाकात हो गई। पुलिस का मानना है कि लीसा की हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को कहीं और ले जाया गया। संदिग्ध की BMW पर ल्यूमिनॉल टेस्ट में कुछ धब्बे मिले, पर यह निर्णायक नहीं था। सालों बाद संदिग्ध की पत्नी ने कहा कि लीसा को उनकी संपत्ति के किसी एक कुएं में फेंका गया था, लेकिन तलाशी में कुछ नहीं मिला। लीसा गाइस का मामला अब भी अनसुलझा है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और परिवार मानता है कि वह अपनी तयशुदा शादी से पहले यूं नहीं चली जाती, जो बस कुछ ही हफ्तों बाद होने वाली थी। नंबर 19। हम में से अधिकतर लोग बिग ब्रदर शब्द से परिचित है, जो पहली बार भविष्य पर आधारित डिस्टोपियन उपन्यास 1984 में आया था, जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने 1948 में लिखा था और आज भी इसे उत्कृष्ट कृति माना जाता है। इस किताब में ऑरवेल एक ऐसा भविष्य दिखाते हैं जहां पूरी दुनिया पर एक सरकार राज करती है। यह एक दमनकारी युग है, जिसमें जनता को आदेश मानने के लिए मजबूर किया जाता है, वरना उन्हें गुप्त कक्ष रूम 101 में भेजा जाता है, जहां से वे मानसिक व आत्मिक रूप से टूटकर निकलते हैं। किताब का यादगार पहलू है कि सभी लगातार निगरानी में हैं और कोई भी विद्रोह या गलती कड़ी सजा पाता है। वास्तविक दुनिया में बहुत से लोग डरते हैं कि यह हकीकत बनती जा रही है, क्योंकि हर जगह सुरक्षा कैमरे लगे हुए हैं। ये साबित है कि सरकारें अपने नागरिकों की जासूसी कर रही हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने किसी दोस्त से किसी नए उत्पाद को खरीदने के बारे में आमने सामने या मौखिक रूप से चर्चा करता है और कुछ ही मिनटों बाद उसी उत्पाद के विज्ञापन उसके स्मार्ट डिवाइस पर दिखने लगते हैं। विसल ब्लोअर्स ने साबित किया है कि NSA जैसी एजेंसियां लोगों की फोन कॉल्स लंबे समय से सुन रही हैं, जबकि वे दावा करती थीं कि वे प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करेंगी। इसका नतीजा यह है कि आम जनता में डर और शक की भावना बढ़ गई है, खासकर क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने और अपने प्रियजनों से जुड़े रहने के लिए अपने डिवाइस जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप की जरूरत होती है। इस विषय पर साजिशी सिद्धांत 2000 के शुरुआती वर्षों में बढ़ने लगे, जब यह घोषणा की गई कि एनालॉग टीवी को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा और उसकी जगह डिजिटल टीवी लाई जाएगी। इस बदलाव का पालन करने वाला पहला देश जर्मनी था, जहां 2003 में सभी स्थलीय एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए गए थे। अमेरिकी सरकार ने फैसला किया कि 2009 में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे और इस बदलाव के लिए अंतरराष्ट्रीय समय सीमा 2015 तय की गई थी। इस बदलाव का कारण एनालॉग स्पेक्ट्रम का पुनः उपयोग था। इसे 4G और 5G सेवाओं के प्रसारण के लिए मुक्त किया जाएगा। डिजिटल बदलाव से दर्शकों को पसंदीदा शो देखने में बेहतर पिक्चर और साउंड क्वालिटी मिलेगी। साथ ही
डिजिटल तकनीक एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड में एक समय पर कहीं ज्यादा चैनलों का प्रसारण संभव बनाएगी। अधिकांश लोग खुश थे कि वे अब शो उच्च रिजोल्यूशन में देख सकेंगे, लेकिन सभी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि उन्हें यह बदलाव अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया गया था और उन्हें लगता था कि पर्दे के पीछे कुछ और भयावह चल रहा है। षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने अजीब दावे किए और कई लोग उनसे सहमत होने लगे। उन्हें चिंता थी कि नए डिजिटल टीवी जिनकी जरूरत टेलीविजन देखने के लिए होगी, उनमें छुपे हुए कैमरे लगे होंगे जो हमारे घर या दफ्तर में रहते हुए हमारी हर हरकत पर नजर रखेंगे। अस्पताल, सरकारी इमारतें और बार रेस्तरां जैसे सार्वजनिक स्थान भी इससे प्रभावित थे। जब तक ये बदलाव पूरा होता, तब तक लगभग पूरी दुनिया 24 घंटे निगरानी में होती और निजता नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। इस जानकारी का उपयोग विज्ञापन या जासूसी जैसे कई उद्देश्यों के लिए हो सकता था। इन दावों के बावजूद अब ज्यादातर लोगों के पास डिजिटल टीवी है, लेकिन कई लोग अभी भी घरों में असहज है क्योंकि उन्हें लगता है कि बिग ब्रदर उन्हें देख रहा है। नंबर 18, न्यू रिवर गॉर्ज नेशनल पार्क वह जगह है जहां एक उबड़ खाबड़ तेज बहाव वाली नदी गहरी घाटियों से होकर बहती है। नाम के बावजूद न्यू रिवर महाद्वीप की सबसे पुरानी नदियों में है। ये पार्क खुद 70,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और कई खूबसूरत नज़ारे देखने के मौके देता है। ये पार्क सुंदर है, लेकिन अन्य पार्कों की तरह खतरनाक और बेरहम भी है। यहाँ कई लोग सालों में गायब हुए हैं और यहीं जैस्मिन मिशेल क्रूज को आखिरी बार भागते देखा गया था, फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। 30 वर्षीय जैस्मिन 1 अप्रैल 2016 को अपनी मां से मिलने आई थी। ये निवास स्थान डीप वाटर, वेस्ट वर्जीनिया में बूनसबोरो रोड के 1100 ब्लॉक में स्थित था, जो न्यू रिवर गॉर्ज नेशनल पार्क से सिर्फ 25 मील दूर था। उस दिन मां और बेटी की दोस्ताना मुलाकात जल्दी ही कड़वी हो गई और घर में झगड़ा शुरू हो गया। ये कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि असहमति किस बारे में थी, लेकिन ये इतना गंभीर था कि महिला जंगल की ओर रिजर्व की दिशा में भाग गई। वही आखिरी बार था जब जैस्मिन दिखी या उसकी खबर मिली। जब महिला के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस को दी गई तो उन्होंने जांच शुरू की, लेकिन जल्दी ही ये निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में कुछ भी असामान्य नहीं है। जैस्मिन वयस्क थी और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती थी। इस सोच के कारण अधिकारियों ने उसके मामले को न तो लापता और न ही खतरे में दर्ज करने का फैसला किया। लेकिन मई तक जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने फैसला किया कि आगे की जांच जरूरी है। तभी उन्होंने इस घटना की जांच शुरू की, यह मानते हुए कि इसमें किसी आपराधिक कृत्य की आशंका हो सकती है। 18 मई को फैयत काउंटी के डिप्यूटीज ने जैस्मिन को नदी किनारे और घरों के आसपास दिन भर खोजा, जहां वो आखिरी बार दिखी थी। डिप्टीज की मदद वेस्ट वर्जीनिया सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप के श्वान दस्तों ने की। इतनी गहन तलाश के बावजूद लापता महिला के ठिकाने या उसके हाल के बारे में कोई सुराग सामने नहीं आया। जैस्मिन को ऐसी कोई मानसिक या शारीरिक समस्या नहीं है जिससे वह खुद या दूसरों के लिए खतरा हो। न्यू रिवर गॉर्ज नेशनल पार्क के पास होने के कारण अधिकारियों को लगता है कि वो रिजर्व में ही खो गई होंगी, लेकिन उस पूरे इलाके की तलाशी नहीं ली गई है और मामला अभी भी निराशाजनक रूप से अनसुलझा है। नंबर 17, लोग सदियों से रात के आसमान से मोहित रहे हैं और विद्वान बहुत लंबे समय से तारों का अध्ययन कर रहे हैं। तब से हमने अपने सौरमंडल और उन सौरमंडलों के बारे में बहुत कुछ सीखा है जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह प्राग ऐतिहासिक काल से हमारे लिए जाने पहचाने हैं और इसका कारण ये है कि ये रात के आसमान में बिना दूरबीन के भी दिखाई देते हैं, लेकिन अन्य ग्रह ज्यादा पकड़ में नहीं आते हैं। पहली दूरबीन से की गई खोजें 1781 में हुई थी, जब विलियम हर्शल ने यूरेनस की पहचान की थी, और 1848 में योहान गैले ने पच्चून की खोज की। अर्बेन ले वेरियर और जॉन काउच एडम्स के कार्य का अध्ययन करने के बाद प्लूटो, जिसे अब ग्रह नहीं माना जाता, 1930 में क्लाइड टॉम्बो ने खोजा था और अब इसे बौना ग्रह माना जाता है। हमने ब्रह्मांड का गहराई से अध्ययन किया है
लेकिन कुछ साजिश सिद्धांतकार, जिनमें एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी हैं, मानते हैं कि हम अपनी आकाशगंगा के एक खास पहलू को लेकर गलत हैं। खगोल शास्त्री पॉल कॉक्स ने हमारे सूर्य के बारे में कुछ विवादास्पद दावे किए हैं और उनका मानना है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इसके पीछे है। जहां उनके अजीब दावों को ज्यादातर लोगों ने खारिज कर दिया है, वहीं कुछ लोगों ने उनकी बातों को सच मान लिया है, शायद इसलिए क्योंकि वह एक सम्मानित खगोल शास्त्री है। कॉक्स ने यह विवादास्पद बयान जून 2016 में दिए थे, जब वह 8 घंटे का लाइव शो प्रस्तुत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बुध ग्रह के सूर्य के पार जाने की घटना पर चर्चा की थी। यह शो वेबसाइट SLU पर प्रसारित किया गया था, लेकिन इसमें एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब वह अपनी स्क्रीन पर बुध की उस समय की स्थिति के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने अचानक कहा, आप खुद से पूछ रहे होंगे, सूरज के ठीक बगल में वह बड़ा गोल चीज क्या है? उन्होंने कहा कि दर्शक पृथ्वी के दूसरे सूरज को देख रहे हैं, और मजाक में जोड़ा कि शायद अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते। दर्शक इस विवादित बयान से हैरान रह गए। पहले कुछ को लगा कॉक्स मजाक कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही साफ हुआ कि वो इस मामले पर गंभीर हैं। उन्होंने आगे समझाया कि यह दूसरा सूरज आमतौर पर जनता की नजरों से कई एजेंसियों द्वारा छुपाया जाता है, जिनमें से एक नासा है, लेकिन उन्होंने इस रहस्यमय साजिश में शामिल किसी अन्य एजेंसी का नाम बताने से परहेज किया। जैसा कि उम्मीद थी, इन बयानों ने तुरंत ही ऑनलाइन हलचल मचा दी। षड्यंत्र सिद्धांतकार ब्लॉगर्स ने तुरंत उस दूसरे सूरज के बारे में पोस्ट करना शुरू कर दिया, जो दशकों से हमसे छुपाया गया था। वहीं अन्य लोग सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाने लगे कि सरकार ने हमसे पूरी जिंदगी झूठ बोला है। इस षड्यंत्र सिद्धांत की समस्या यह थी कि इसे उस व्यक्ति ने सुझाया था जिसे उस समय तक अपने क्षेत्र में सम्मानित माना जाता था और जिसने अपने करियर के दौरान खुद भी काफी शोध किया था। इसी कारण षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने इसे तुरंत पकड़ा और कथित धोखे की खबरों से इंटरनेट भर दिया। कॉक्स के साथी खगोलविदों ने बताया कि वे जिस वस्तु की ओर इशारा कर रहे थे वह वास्तव में बुध ग्रह था, जिस पर वे चर्चा कर रहे थे। अन्य खगोलविदों और विशेषज्ञों ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा कि हमारे पास सिर्फ एक सूरज है और कोई खगोलीय पिंड छुपाया नहीं जा रहा। नंबर 16। एजे ब्रो होमर लुइसियाना के निवासी अपने समुदाय में लोकप्रिय थे। पिछले 3 दशकों से वह स्थानीय कपड़ों की दुकान में एक सेल्समैन के रूप में काम कर रहे थे। वह तलाकशुदा थे। उनकी 3 बेटियां थीं। एजे को भी शराब की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 1983 में निर्णायक मोड़ पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया। उस आमिंटो ने मदद ली और 1991 तक वह 8 साल से शराब नहीं पी रहा था। अपनी गलतियों से सीखकर 50 वर्षीय व्यक्ति ऐसे लोगों की मदद करते थे जो इसी समस्या में थे। उन्हें स्थानीय अल्कोहलिक्स एनोनिमस बैठकों का सचिव बनाया गया ताकि वे उन्हीं की तरह उसी अंजाम की ओर बढ़ रहे लोगों की मदद कर सके। एजे के प्रयास अगस्त में तब रुक गए जब वह रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और उनका कोई सुराग नहीं मिला। 28 तारीख थी जब एजे ने AA की नियमित बैठक छोड़ी और फिर सड़क पार करके एक किराना दुकान पर दूध खरीदने गए। उन्होंने अपनी फोर्ड टेम्पो जिम बोवी पार्क की पार्किंग में छोड़ी, जहां बैठकें होती थी। यह स्पष्ट नहीं है कि एजे दुकान में गए थे या उन्होंने कोई खरीदारी की थी। यह स्पष्ट नहीं है कि वह अंदर जाने से पहले या बाद में लापता हुए। उस वक्त एजे अपनी बेटियों में से एक के साथ रहते थे। शाम को न लौटने पर बेटी ने अगले दिन उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। जांचकर्ताओं को टेम्पो इजी डज इट क्लब के पास लावारिस हालत में ढूंढने में पूरा दिन लग गया। वाहन बंद था और उसके अंदर उनकी कई निजी चीजें छोड़ी गई थी, जिनमें एक बटुआ, एक चेकबुक और $165 वाली एक बैंक बैग शामिल थी। मौके से कार की चाबियां और दूध का एक डिब्बा गायब था। पेट्रोल टैंक खाली था, जबकि कुछ घंटे पहले ही ईंधन डलवाया गया था। होमा के एक प्रमुख नागरिक के लापता होने की खबर फैलते ही उसकी देखे जाने की खबरें भी आने लगी। 30 अगस्त को, उसी दिन जब वाहन मिला था, लंबे समय से दोस्त केनेथ पेलेग्रिन ने कहा कि
कि उनकी एजे से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि लापता व्यक्ति दुकान के बाहर पेफोन इस्तेमाल कर रहा था। केनेथ ने बताया कि वह बिखरे हुए और अपने सामान्य मिलनसार स्वभाव के विपरीत लग रहे थे। उन्होंने देखा कि एजे पर एक लाल छोटी कार में 3 आदमी नजर रख रहे थे। दोस्त को उसकी पोशाक अजीब और स्वभाव के विपरीत लगी। उसने फ्लैनल शर्ट, ढीली पैंट और पुराने टेनिस जूते पहने थे जो उसके नहीं लगते थे। जब वो पहली बार लापता हुआ उस शाम एजे ने सफेद औपचारिक शर्ट और टाई पहन रखी थी। दुकान से निकलकर केनेथ ने देखा कि उसका दोस्त और लाल कार दोनों गायब थे। उस दिन बाद में एक और परिचित ने फिर से एजे और लाल कार को देखा। वह होमर से 8 मील दूर एक ग्रामीण रास्ते पर थी। अगली चश्मदीद गवाह की गवाही और भी ज्यादा डरावनी जानकारी बताएगी। उसने कथित तौर पर जिम बोवी पार्क में 3 आदमियों को एक अज्ञात व्यक्ति को जबरन सफेद कार में डालते देखा। वहीं टेम्पो मिला था। मामला तब और भी ज्यादा उलझ गया जब पुलिस स्टेशन पर एक नोट आया जिसमें कहा गया था कि एजे अपनी गुमशुदगी वाली शाम को नशे में था और उसने अपने पेट पर खुद ही चोट पहुंचाई थी। दावा था कि उसे कपास की बोरी में डालकर डैम के पास बायू के किनारे से नीचे लुढ़का दिया गया। जिस डैम की बात की जा रही थी वह पार्क के पास था और जासूसों ने तुरंत वहां गहन तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह चिट्ठी सिर्फ एक घिनौना मजाक थी। लापता व्यक्ति की अगली संभावित झलक 24 सितंबर को मिली। लॉकपोर्ट निवासी क्रिस्टी बोड्रॉक्स ने देखा कि एक वैन उनके घर के पास रुकी। एक बेतरतीब आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। कथित तौर पर उससे शराब की गंध आ रही थी। वह आदमी उसके पास आया और पूछा, क्या वह जमी हुई मछलियों का बैग लेंगी? उसने मना किया और वह आदमी चला गया। क्रिस्टी को लगा कि वह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था और शायद वह एजे था। उसे एजे की शराब पीने के दिनों की पुरानी मगशॉट दिखाते ही वो पहचान गई कि वही आदमी है जिसे वे ढूंढ रहे थे। लेकिन इन देखे जाने की घटनाओं के बावजूद एजे रहस्यमय तरीके से लापता ही रहा और जिन गाड़ियों के साथ उसे देखा गया था वे कभी नहीं मिली और उन रहस्यमय लोगों की कभी पहचान नहीं हो पाई। नंबर 15। 1920 के दशक के दौरान चीनी राष्ट्रवादी पार्टी ने सुझाव दिया कि यांगजी नदी पर एक विशाल बांध बनाया जाए। इस परियोजना के पीछे जो विचार था, जिसे अब यांगजी नदी 3 गॉर्जेस जल संरक्षण परियोजना के नाम से जाना जाता है, उसे कुछ वर्षों के लिए रोक दिया गया था, जब तक कि 1953 में यह निर्णय नहीं लिया गया कि इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाए और एक स्थान का चयन किया जाए। इसके निर्माण के मुख्य कारणों में से एक था उन विनाशकारी बाढ़ों को नियंत्रित करना जो नदी के किनारों से बाहर बहने पर आती थी। लेकिन यह देश के कई क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था और इससे आंतरिक व्यापार भी संभव हो सकता था। कई लोग इसके पक्ष में थे, लेकिन कुछ को यह परियोजना बुरी लगी। वे चिंतित थे कि बांध टूट सकता है और 13 लाख से अधिक लोग अपने घरों और संभवतः अपनी जान भी खो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कई प्रतिष्ठित सांस्कृतिक स्थल पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, पुरातात्विक स्थल खो जाएंगे और नदी के किनारे रहने वाले लोग बेसहारा हो जाएंगे। फिर यह सिद्धांत था कि लगभग 42 अरब टन पानी रोकना पृथ्वी के लिए हानिकारक होगा। आलोचकों ने कहा कि पानी पृथ्वी को अस्वाभाविक रूप से हिला देगा और इससे प्राकृतिक आपदाएं, मुख्य रूप से भूकंप और भूस्खलन दुनिया भर में होंगी, जिससे कई लोग अपनी जान गंवा देंगे या अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। फिर सुझाव आया कि बांधों की एक श्रृंखला बनाई जाए। वे छोटे, प्रबंधन में आसान और प्रस्तावित परियोजना से कम पानी वाले होंगे। वे बड़े बांध जितनी बिजली बनाएंगे और बाढ़ को उतनी ही नियंत्रित करेंगे। उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी उनकी आशंकाओं के कारण बांध के निर्माण में 40 साल की देरी हुई, जो आखिरकार 1994 में शुरू हुआ। लेकिन तब भी इस परियोजना में समस्याएं थीं। फंड खत्म होने पर चीनी सरकार ने विश्व बैंक से लोन मांगा, लेकिन पर्यावरणीय चिंताओं के चलते मना कर दिया गया। निर्माण का पहला चरण 1997 में पूरा हुआ और 2003 में जलाशय भरना शुरू हो गया। इससे लगभग 1200 महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हमेशा के लिए खो गए। बांध की मुख्य दीवार
2006 में पूरी हुई और 10 साल बाद यह परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई। 2024 में एक वायरल दावा फैलना शुरू हुआ जिसमें कहा गया कि थ्री गॉर्जेस डैम के पानी ने पृथ्वी के घूमने की गति को धीमा कर दिया है। इस दावे की जांच की गई और यह सच पाया गया, लेकिन यह भी पता चला कि घूमने की गति में बदलाव नगण्य था, क्योंकि पृथ्वी सामान्य से केवल 0.06 माइक्रोसेकंड धीमी घूम रही थी। ये दुनिया के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत बन गई। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कई साजिश सिद्धांतकारों ने इन आंकड़ों को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने यह दावा करना शुरू कर दिया कि असल में जो हो रहा है वह कुछ और ही है। उनका दावा था कि पानी की अधिक मात्रा से पृथ्वी के घूर्णन में असंतुलन पैदा हुआ और अब ये मौसम पर असर डाल रही है। वे इस बात को लेकर भी आश्वस्त थे कि इसी वजह से हाल ही में आए कुछ भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं। वे इस सिद्धांत के पक्ष में कोई सबूत नहीं दे सके। नासा ने स्पष्ट किया कि पृथ्वी का घूर्णन बदलना सामान्य है और थ्री गॉर्जेस डैम से नकारात्मक प्रभाव का डर सिर्फ एक हाशिए का सिद्धांत है जिसे खारिज किया जाना चाहिए। नंबर 14, लॉयड लॉयनल गेंस का नाम भले ही हर घर में न हो, लेकिन गुमशुदगी से 3 महीने पहले वे अहम शख्सियत थे। लॉयड ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में वह केस जीत लिया जिसमें मिसौरी को या तो उन्हें लॉ स्कूल में दाखिला देने या अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए अलग समान स्कूल बनाने का आदेश मिला। 3 साल की कानूनी लड़ाई ने देश भर में विश्वविद्यालयों के एकीकरण का रास्ता खोला और वह वकील बनने का अपना सपना पूरा कर सके। दुर्भाग्य से जैसे ही मामला लॉयड के हक में हुआ, उनका सपना बुरे सपने में बदल गया। मार्च 1939 की एक बरसात शाम में उन्होंने सेंट लुइस स्थित घर से अटेंडेंट को बताया कि वे बस डाक टिकट खरीदने के लिए जल्दी से बाहर जा रहे हैं। वह इस काम से कभी वापस नहीं लौटे और उन्हें फिर कभी किसी ने देखा या उनके बारे में सुना नहीं। क्योंकि लॉयड अकेले रहते थे, किसी को यह एहसास होने में कई दिन लग गए कि वह गायब है और इसे सार्वजनिक होने में और 7 महीने लग गए। देश भर के अखबारों में उनकी तस्वीर छपी और उसके नीचे लापता लिखा गया। इस प्रयास से कोई सुराग नहीं मिला और अगले महीनों तक लॉयड की गुमशुदगी की अफवाहें फैली। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो रंगभेद समर्थकों का शिकार हो गए जिन्होंने उनकी जान ले ली, जबकि दूसरों ने सुझाव दिया कि वो उस इलाके से भाग गए और कहीं और रह रहे हैं। छिटपुट खबरों में लॉयड को न्यूयॉर्क में एक स्कूल शिक्षक के रूप में और जिस मुकदमे को वह आगे बढ़ा रहे थे उसे छोड़ने के लिए रिश्वत दिए जाने के बाद मैक्सिको सिटी में देखा गया बताया गया। इन दावों की पुष्टि कभी नहीं हुई। जिस दौर में लॉयड की गुमशुदगी हुई थी उस समय पुलिस ने कभी इसकी जांच नहीं की। यह स्पष्ट नहीं है कि उनके परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट कराई थी या नहीं। उनके अधिकतर रिश्तेदार वही रहते हैं, किसी अहम सुराग की प्रतीक्षा में जो शायद कभी न मिले। 1951 में एडवर्ड टी क्लेटन नामक एक रिपोर्टर ने इस मामले पर एक लेख प्रकाशित किया। उनकी रिपोर्ट आज भी लॉयड की गुमशुदगी की सबसे विस्तृत जांच बनी हुई है, लेकिन वह यह साबित नहीं कर सकी कि उस लापता कार्यकर्ता के साथ क्या हुआ। अब तक कोई भी सबूत मिटा दिया गया है और ये मामला एक और अनसुलझी गुमशुदगी का रहस्य बनकर रहेगा। नंबर 13, स्कूल में भूगोल पढ़ने से हमें पता है कि भूकंप आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से फॉल्ट लाइनों पर अचानक ऊर्जा मुक्त होने से आते हैं। कुछ साजिश सिद्धांतकारों के लिए ये बुनियादी जानकारी भी स्वीकार्य नहीं लगती। इस जानकारी के विरोधियों में से एक ईरान से आने वाले एक मौलवी है और उन्होंने काफी हलचल मचा दी है। 2010 में जब उन्होंने इस प्राकृतिक घटना के बारे में कुछ अजीब और विवादास्पद दावे किए तो पूरी दुनिया में चर्चा हो गई। ईरान में भूकंप सामान्य है क्योंकि वहां हर साल ज्यादातर दूसरे देशों से ज्यादा भूकंप आते हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदीनजाद ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा भूकंप तेहरान को प्रभावित करेगा और 12 मिलियन लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने की सलाह दी थी। यह दावा करना हास्यास्पद है क्योंकि इतने लोगों का पुनर्वास करना एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी और बहुत से लोग सिर्फ एक व्यक्ति के डर और भविष्यवाणी के कारण अपने घर छोड़ने से इनकार कर देंगे। कासिम सुलेमानी की तुलना में
अहमदी नेजाद के दावे अधिक विश्वसनीय लगते हैं। सुलेमानी। उन्होंने कहा कि भूकंप प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि महिलाओं के अनुचित कपड़े पहनने से होते हैं, जिससे दुनिया भर में आक्रोश हुआ। उन्होंने उन महिलाओं को भी दोषी ठहराया जो व्यभिचार करती हैं, अन्य महिलाएं जो उनके शब्दों में अपनी पवित्रता भंग करती हैं और वे महिलाएं जो पुरुषों को भटकाती हैं। उनके ये खुलासे लगभग निश्चित रूप से इस बात की जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया थे कि ईरान में कई युवा महिलाएं इस्लाम के नियमों के अनुसार कपड़े पहनने से इनकार करती हैं, जिसमें उन्हें अपने चेहरे, हाथ और पैरों के अलावा अपने शरीर का कोई भी हिस्सा किसी गैर रिश्तेदार पुरुष को दिखाने की मनाही है। उनके बाल, गर्दन और शरीर के बाकी हिस्सों को तब ढककर रखना होता है जब वे सार्वजनिक स्थानों पर होती हैं। लेकिन वर्षों के दौरान और भी अधिक महिलाओं ने इन नियमों के खिलाफ जाने का फैसला किया, जिससे सादिकी का गुस्सा साफ तौर पर भड़क उठा। एक उपदेश में उन्होंने कहा कि एक दिव्य शक्ति ने उनसे बात की और देश पर भूकंप जैसी आपदाएं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इन आपदाओं से तभी बचा जा सकता है जब महिलाएं सही कपड़े पहने और अपनी धार्मिक जड़ों की ओर लौटें। ये ध्यान देने योग्य है कि जिन महिलाओं की बात की जा रही है उन्होंने केवल टाइट कोट और ऐसे स्कार्फ पहनने का फैसला किया था जिससे उनके बालों का कुछ हिस्सा दिख रहा था, जो कि अनुमति नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि यह भूकंप ईरान में कब आएगा तो सादिकी ने दावा किया कि वह सटीक तारीख नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने दोहराया कि यह केवल समय की बात है कि यह आपदा कब आएगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि तेहरान में रहने वाले लोग तुरंत कहीं और चले जाएं या कम से कम 12 मिलियन नागरिकों में से 5 मिलियन लोग स्थानांतरित हो जाएं, ताकि जब भूकंप आए तो जितनी कम हो सके उतनी जाने जाएं। देश के कल्याण मंत्री ने भी उनकी बातों की पुष्टि की और कहा कि आपदा से बचने का एकमात्र तरीका प्रार्थना और प्रायश्चित है और उन महिलाओं को अपने पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए। भूकंप विशेषज्ञों ने ईरानी सरकार को चेताया कि तेहरान में आखिरकार एक बड़ा भूकंप आएगा और कुछ ने ज्यादा से ज्यादा जानें बचाने के लिए राजधानी को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की सलाह दी है। सादिकी मानती हैं कि अगर तेहरान की महिलाएं प्रायश्चित न करें और अपने पापपूर्ण रास्ते न छोड़े तो वे ऐसी भयानक आपदा लाएंगी जिसमें कई जानें जाएंगी और देश दशकों तक आर्थिक संकट में रहेगा। नंबर 12, शेरी दाहिरदी एक और उदाहरण बन गई एक ऐसी रहस्यमय गुमशुदगी का जिसे कोई समझ नहीं सका। उनका जन्म जुलाई 1963 में हुआ और वे पैराडाइज वैली, एरिजोना में पली बढ़ी। 1991 में 28 साल की उम्र में वे नॉर्थ ईस्ट फीनिक्स में रह रही थी। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ ईस्ट वाया एस्ट्रेला के 6400 ब्लॉक में रहती थीं और दोनों पेड़ों की छटाई का काम करते थे। यह दिखावा खुशहाल जिंदगी का आभास देता था, पर असलियत अलग थी। घर के अंदर कुछ अंधेरा सा छाया हुआ था। शेरी ने हमेशा खुश मिजाज छवि बनाए रखी, जबकि अंदर काफी कुछ चल रहा था। हालांकि वही चमकदार व्यक्तित्व उस साल उस जगह से छीन लिया गया जब कुछ वाकई अजीब ने पैराडाइज वैली को घेर लिया। 29 मार्च को शेरी घर से निकलकर पैराडाइज वैली मॉल गई। उसने स्विम सूट खरीदने के लिए बॉयफ्रेंड से पैसे मांगे। उसने खुशी खुशी पैसे दे दिए और शेरी रात के 8 बजे अंधेरे में बाहर निकल गई। फिर वह कभी दिखाई नहीं दी। कुछ दिनों बाद जब कई फोन कॉल्स का जवाब नहीं मिला, तब शेरी के परिवार को चिंता हुई और उन्होंने पता लगाया कि उस मनहूस शाम मॉल जाने के बाद वो कभी घर नहीं लौटी थी। रिश्तेदारों ने यह पता चलने पर कि वो मॉल गई थी, खुद उसकी तलाश शुरू की। वे पार्किंग लॉट में गए जहां शेरी की छोड़ी हरी एल कामिनो कार मिली। वह टारगेट की पार्किंग में छोड़ी गई थी। तुरंत ही परिवार ने इस खोज से जुड़ी कुछ अजीब बातें देखी। सबसे पहले ड्राइवर की सीट उतनी से ज्यादा पीछे थी जितना शेरी आमतौर पर उसे रखती थी। वो 5 फीट 3 इंच की थी, जबकि सीट ऐसे सेट थी जैसे कोई लंबा व्यक्ति वहां बैठा हो। अब लापता महिला का बटुआ, पर्स और पहचान पत्र उसके ईस्ट विला एस्ट्रेला स्थित घर में ही मिले। अधिकारियों को शेरी के गायब होने की खबर मिली और उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ की। उसने बताया कि वे अचानक स्विमिंग सूट खरीदने मॉल गए, लेकिन यह नहीं बताया कि रात उस मोड़ तक कैसे पहुंची। स्विम सूट कोई जरूरी चीज नहीं थी और उसकी खरीद सुबह तक टल सकती थी। जैसे ही पुलिस ने गहराई से जांच की,
वे उस घर के अंधेरे को उजागर करेंगे। पता चला उस जोड़े में अक्सर घरेलू झगड़े होते थे, जिनमें बॉयफ्रेंड को उकसाने वाला माना जाता था। जांचकर्ताओं ने जल्दी ही निष्कर्ष निकाला और मैथ्यू इचालेस को इस मामले में मुख्य संदिग्ध घोषित कर दिया। गवाहों की परेशान करने वाली बातों से उनकी शंकाएं और बढ़ गई। कथित तौर पर इचालेस ने कई लोगों से परफेक्ट क्राइम करने की डींग मारी थी। उसने कथित तौर पर दावा किया था कि उसने शेरी की हत्या कर दी और उसे वुड चिपर में डालकर ठिकाने लगा दिया। हालांकि इस आरोप का कोई सबूत नहीं मिला और पुलिस भी पुष्टि नहीं कर पाई कि वो सच में मरी थी या नहीं। कुछ भी नहीं था जो ये दर्शाता कि ऐसा हुआ है। 1 साल बाद इचेल्स को नशे में गाड़ी चलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। फिर 1995 में हमला और मादक पदार्थों से जुड़े उल्लंघन के लिए, फिर 1999 और 2007 में भी उसी कारण से गिरफ्तार किया गया। कई सालों तक शेरी डॉघर्टी का मामला ठंडे बस्ते में था, जब तक मार्च 2016 में अचानक एक खबर नहीं आई कि TAR न्यूज़ ने कहा कि फिनिक्स पुलिस जल्द गिरफ्तारी कर सकती है। उन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं दी और 1 दशक बाद भी इस गुमशुदगी में किसी पर आरोप नहीं लगा है। नंबर 11, प्रोजेक्ट ब्लू बीम प्रोजेक्ट ब्लू बुक से अलग है। जो UFO मामलों का अध्ययन था, उसमें भी एलियन तत्व है। साजिश के सिद्धांतकारों का मानना है कि इसमें धर्म और दुनिया भर की सरकारों की खतरनाक साजिश भी शामिल है। यह सिद्धांत 1990 के दशक में कनाडाई पत्रकार सर्गेई मोनास्ट ने पहली बार पेश किया था। हालांकि उन्होंने कभी अपने स्रोतों का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नासा एक ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा था, जिसके दौरान होलोग्राफिक छवियों और जनता के दिमाग से खिलवाड़ करके एक न्यू एज धर्म स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट 4 चरणों में पूरा होना था। पहला चरण दुनिया भर के असामान्य भूकंपों से जुड़ा था। इन्हें वही सरकारें एक बहुत खास मकसद के साथ तैयार करेंगी। जैसे ही भूकंप शांत हो जाएंगे, पुरातत्वविद नई खुली धरती के नीचे क्रांतिकारी खोजें करना शुरू कर देंगे। ये खोजें हमारे धर्म और इतिहास की समझ पर सवाल खड़े कर देंगी और बहुत से लोग इसके बजाय पहले बताए गए न्यू एज धर्म को मानना शुरू कर देंगे। इसके बाद सभी के देखने के लिए आसमान में देवी देवताओं की होलोग्राफिक छवियां प्रोजेक्ट करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कई लोग सोचेंगे कि उन्होंने कुछ खास अनुभव किया है और अब इस नए धर्म को अपनाना चाहिए। अगला कदम लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि उनसे टेलीपैथिक संवाद हो रहा है। ये कम आवृत्ति तरंगों से होगा, जो मोनास्ट के अनुसार दिमाग में बातें करने की आवाज का भ्रम बनाएंगी। अंत में चौथे चरण में यीशु जैसे व्यक्ति का प्रकट होना होगा, जो उद्धारकर्ता बनकर पूरी दुनिया को एक सरकार और धर्म अपनाने के लिए मना लेगा। अब तक कई लोग मान चुके थे कि अमेरिकी सेना ने होलोग्राफिक तकनीक विकसित कर ली है, जिससे वे किसी को भी धोखा दे सकते हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि आसमान असल में एक विशाल स्क्रीन है और हमारे ऊपर जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। मोनास्ट ने यह भी जोड़ा कि नासा इस तकनीक का इस्तेमाल पृथ्वी पर एक नकली एलियन आक्रमण दिखाने के लिए करेगा और लोग आसानी से अपनी आंखों से जो देख रहे हैं उस पर विश्वास कर लेंगे। मोनास्ट की मृत्यु को भी साजिश सिद्धांतकार संदिग्ध मानते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में उनकी मृत्यु दिल के दौरे से बताई गई, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उनकी थ्योरी सही थी और सरकार ने उन्हें उनके प्लान का खुलासा करने से पहले चुप करा दिया। इससे पहले कि वह दुनिया पर कब्जा करने की उनकी खतरनाक योजना के बारे में और बता पाते। साल दर साल हार्प, स्पेसएक्स और अन्य कई एजेंसियां इस बदलती थ्योरी में शामिल होती गईं। AI तकनीक के उभरने से उनकी यह धारणा और मजबूत हुई कि हमें झूठ बोला जा रहा है। विशेषज्ञों ने इन दावों को आसानी से खारिज किया। इन दावों का समर्थन करने के लिए कभी भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया है और आमतौर पर यह माना जाता है कि वह केवल अटकलें लगा रहे थे और अपनी सोच को तथ्य के रूप में पेश कर रहे थे। उनकी थ्योरी में जिस होलोग्राफिक तकनीक का जिक्र है, वैसी कोई तकनीक नहीं है, क्योंकि किसी सरकार के पास पूरी दुनिया में एक साथ एलियन हमले के वीडियो दिखाने का
तरीका नहीं है। इस थ्योरी को गलत साबित करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि घटना की तारीख कई बार बताई गई, लेकिन जैसा हम जानते हैं कभी एलियन आक्रमण नहीं हुआ, कोई नई विश्व व्यवस्था नहीं बनी है और हम अधिकतर देशों में अभी भी अपनी पसंद का धर्म मान सकते हैं। नंबर 10। 1990 में 34 वर्षीय डोरिन मार्फियो ने जॉन्स्टन, रोड आइलैंड में अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि पति स्टीफन के साथ विवाह पर ध्यान दे सके, जिन्हें उस पर अफेयर का शक था। डोरिन 29 मार्च को लापता हो गई जब उसने मां को फोन नहीं किया। स्टीफन ने दावा किया कि उस दिन उसने अपनी असामान्य रूप से लंबी 1 घंटे की लंच ब्रेक के दौरान डोरिन से मुलाकात की थी। वह 4 बजे घर लौटा, तब तक वह जा चुकी थी। उसने 2 दिन इंतजार कर 31 मार्च को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। स्टीव ने कहा कि एक सूटकेस, कपड़े और $600 गायब थे, जिससे लगता है वो खुद गई थी। पुलिस ने देखा कि उसकी कार, बिल्लियां, हेयर कॉर्लर और टूथब्रश वहीं थे और संयुक्त खाते से पैसा नहीं निकला था। जांचकर्ताओं को विश्वास नहीं था कि वह खुद से गई थी, इसलिए उन्होंने स्टीफन पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने यह स्वीकार किया कि उसने एक निजी जासूस को इसलिए रखा था क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी के कई अफेयर हैं, लेकिन उसने इसका कोई सबूत नहीं दिया। मामला ठप हो गया। फिर 2 महीने बाद जब 2 टाइपराइटर से लिखे हुए नोट सामने आए, एक नोट में इशारा किया गया था कि स्टीफन इसमें शामिल है और उसमें दावा किया गया था कि उसकी लाश प्रोविडेंस के एक तालाब में है, लेकिन उस इलाके की तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। दूसरे नोट में डोरिन को धोखेबाज कहा गया और कथित साथियों के नाम थे। दोनों पत्र स्टीफन की मां के घर की टाइपराइटर से जुड़े थे, पर स्टीफन ने सहयोग से मना कर वकील रख लिया। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 9 साल बाद स्टीफन के निधन से समाधान नहीं मिला। उस पर कभी आरोप नहीं लगाया गया और डोरिन मर्फियो की गुमशुदगी आज तक अनसुलझी है। नंबर 9। स्टोनहेंज अब तक खोजे गए सबसे रहस्यमय स्मारकों में से एक है। इस स्मारक का उल्लेख 12वीं सदी से मिलता है, लेकिन इस स्थल पर खुदाई पहली बार 1620 के दशक में शुरू हुई थी। इस स्थल का पहला सर्वेक्षण जॉन ओब्री द्वारा 1660 के दशक में किया गया था और उन्होंने सुझाव दिया था कि ओब्री होल्स, जो उनके नाम पर रखे गए थे, प्राचीन समय में एक ड्रूइड के मंदिर के रूप में काम करते थे। 18वीं सदी में विलियम स्टकली ने इस स्मारक का अध्ययन किया और अंततः यह निर्धारित किया गया कि स्टोनहेंज कांस्य युग का है। 1882 में इसे एक अनुसूचित प्राचीन स्मारक घोषित किया गया था और जबकि इंग्लैंड के विल्शायर में सैलिसबरी प्लेन पर स्थित इस स्थल पर बहुत अधिक शोध किया गया है, फिर भी इस अजीब और रहस्यमय संरचना के बारे में कई सवाल अब भी बाकी हैं। स्टोनहेंज का निर्माण लगभग 5000 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन इसके निर्माताओं ने ये नहीं बताया कि वे कौन थे या इसका उपयोग किस लिए करना चाहते थे। इसके निर्माण का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं मिला, इसलिए इसके उद्देश्य और निर्माताओं को लेकर कई थ्योरीज है। एक प्रारंभिक विचित्र थ्योरी के अनुसार इन विशाल पत्थरों को एक दैत्य ने रखा था। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती इतिहासकार जब भी किसी ऐसी चीज का सामना करते थे जिसे वे समझा नहीं सकते थे, तो वे लोक कथाओं पर बहुत निर्भर रहते थे और ऐसे में एक दैत्य इस रहस्य के लिए एकदम सही व्याख्या लगता था। लेकिन ये दावा और भी अजीब लगता है। उस समय के कुछ इतिहासकारों के अनुसार मर्लिन ने दैत्य को पत्थर वहां लाने का आदेश दिया था, जो आर्थरियन किंवदंतियों से जुड़ा जादूगर है। एक और शायद सबसे आम सिद्धांत यह है कि इसे उन एलियंस ने बनाया था जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए थे। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पत्थर ले जाने के लिए आवश्यक तकनीक दी थी और वही तकनीक समय के साथ खो गई है। षड्यंत्र सिद्धांतकारों में यह भी लोकप्रिय है कि इसे प्राचीन ड्रूइड्स ने बनाया। इस सिद्धांत के अनुसार स्मारक का उपयोग अपने देवी देवताओं की पूजा के लिए किया जाता था, लेकिन हम जानते हैं कि पहले ड्रूइड्स स्टोनहेंज के बनने के लगभग 2000 साल बाद ही प्रकट हुए थे। इसलिए ज्यादातर विशेषज्ञों ने इस सिद्धांत को खारिज किया है। एक सिद्धांत है कि प्राचीन काल में इसका उपयोग संगीतकार करते थे। शोधकर्ताओं ने पत्थरों की बनावट का अध्ययन किया और पाया
कि जब ब्लू स्टोन मोनोलिथ्स को कुछ खास जगहों पर थपथपाया गया तो वे ड्रम की तरह गूंजते थे। लेकिन इस सिद्धांत में भी खामियां हैं, क्योंकि यह बहुत कम संभव लगता है कि कोई इन भारी और विशाल पत्थरों को मीलों दूर सिर्फ एक जटिल और मुश्किल से काम करने वाले ड्रम किट को बनाने के लिए लाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि स्टोनहेंज का कोई असली महत्व नहीं है और इसे 2 गुफावासियों ने बनाया था जिनके पास करने के लिए कोई बेहतर काम नहीं था। उनके पास काफी समय था तो उन्होंने कुछ पत्थर एक दूसरे पर रख दिए। हालांकि इस सिद्धांत में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकार यह समझा नहीं पाए हैं कि यह कैसे किया गया होगा। जिन विशेषज्ञों ने इस स्थल का अध्ययन किया है उन्होंने यह सबसे संभावित सिद्धांत पेश किए हैं कि स्टोनहेंज का उपयोग एक मंदिर, एक दफन स्थल और एक खगोलीय कैलेंडर के रूप में किया गया था। इसे अधिकांश विद्वानों द्वारा संभावित माना गया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले वर्षों और दशकों में स्टोनहेंज के बारे में कई सिद्धांत सामने आएंगे और वे निसंदेह उतने ही अजीब होंगे जितने होने की उम्मीद है। नंबर 8, स्वीट जिमी कहाँ है? ये सवाल 2003 से ही बॉक्सिंग की दुनिया में छाया हुआ है, जब लोगों का ध्यान इस बात पर गया कि मोहम्मद अली के शुरुआती पेशेवर प्रतिद्वंदियों में से एक जिम रॉबिन्सन को कई सालों से किसी ने नहीं देखा था। फरवरी 1961 में वो मियामी, फ्लोरिडा के बॉक्सिंग रिंग पहुंचे। साथ में एक पुराना आर्मी बैग था जिसमें उनका सारा सामान था। वह युवा असल में अली से लड़ने वाला था ही नहीं, उसे मूल बॉक्सर की जगह आखिरी समय पर उतारा गया था। उन्हें पता नहीं था कि रॉबिन्सन 94 सेकंड में भविष्य के 3 बार के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन से हारकर प्रसिद्ध हो जाएंगे। वह उभरते बॉक्सर के गगनभेदी घूसे का शिकार हो गए थे और नॉकआउट में मुकाबला हार गए थे। अली उस पल से ही रैंकिंग में ऊपर चढ़ते गए और आज हम उन्हें जिस महान बॉक्सर के रूप में जानते हैं वैसे बन गए। लेकिन जिमी का क्या हुआ? जिम रॉबिन्सन इसके बाद जैसे गायब हो गए और 40 साल से ज्यादा समय बाद ही फिर नोटिस किए गए। ऑटोग्राफ कलेक्टर स्टीफन सिंगर ने पता लगाया कि वह बॉक्सर लापता था। सिंगर सभी 50 अली के विरोधियों के हस्ताक्षर इकट्ठा कर रहे थे जब 2003 में उन्हें पता चला कि एक हस्ताक्षर उनके पास नहीं है। पहले 35 हस्ताक्षर आसानी से मिल गए, बाकी में महीनों लग गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने वो भी हासिल कर लिए। सिर्फ एक को छोड़कर सभी। पत्रकारों, रिपोर्टरों, बॉक्सिंग इतिहासकारों और अली के पुराने ट्रेनर एंजेलो डंडी की मदद लेने के बाद भी जल्द ही पता चला कि किसी को नहीं पता था जिम जॉनसन कहाँ हैं या उनका क्या हुआ। बस ऐसे ही दुनिया जैसे बिखर सी गई। मोहम्मद अली के प्रतिद्वंदी कहाँ थे? ऐसा लगा जैसे स्वीट जिमी था ही नहीं जब तक एहसास न हुआ कि वह गायब है। उत्साही लोग इस मामले में लगे हुए थे, रिकॉर्ड खंगाल रहे थे और ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिनके कोई जवाब नहीं थे। अगले 6 साल तक सिंगर का साधारण ऑटोग्राफ संग्रह करना ऐसे व्यक्ति की तलाश में इतिहास के सबसे बड़े खोज अभियानों में से एक बन गया जिसके गायब होने का किसी को पता तक नहीं था। हालांकि वे 6 साल बेकार गए। सिंगर या उनकी मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने पुराने परिचितों से बात की जो केवल अनुमान ही लगा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि शायद जेम बेघर हो गया था या वह दुनिया घूम रहा था और किसी खूबसूरत देश में ऐश कर रहा था। अगर इनमें कोई थ्योरी सही होती तो तलाश की खबर जिम तक नहीं पहुंचती और परिवार का कोई सदस्य उन सवालों का जवाब नहीं देता। लोगों को याद है कि उन्होंने जिम को देखा, लेकिन आखिरी बार कब देखा था किसी को याद नहीं। आज कोई नहीं जानता कि मोहम्मद अली के लापता प्रतिद्वंदी के साथ क्या हुआ था। नंबर 7, रोमन किंवदंती के अनुसार इस शहर की स्थापना 21 अप्रैल 753 ईसा पूर्व को हुई थी और इसके पहले राजा रोमुलस थे। कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं कि 10वीं सदी ईसा पूर्व उस क्षेत्र में लोग बसे और वहां की नींव डाली जो बाद में इटली की राजधानी बनी। एक साजिश सिद्धांतकार के अनुसार यह शहर कभी था ही नहीं, जिससे दुनिया भर के उन पुरातत्वविदों में गुस्सा है जिन्होंने इसके इतिहास का गहराई से अध्ययन किया और कई ऐतिहासिक खोजें की हैं। ये पोस्ट एक टिकटॉकर की प्रोफाइल पर दिखी जिसने कहा
कि ये शहर कभी था ही नहीं और 1500 के दशक में कैथोलिक चर्च ने सबको ये यकीन दिलाने के लिए धोखा गढ़ा कि रोम सच में मौजूद है। जिस साजिश सिद्धांतकार का जिक्र है वह डोना डिकेंस है। उन्होंने इस विषय पर पहली पोस्ट 2021 में की, बाद में ज्यादा बात नहीं की। लेकिन करीब 1 साल बाद जब उन्होंने अपने दावों पर नई पोस्ट बनाई तो एक बार फिर उन्हें विशेषज्ञों और विद्वानों की आलोचना का सामना करना पड़ा। वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद इसे करीब 75,000 बार देखा गया और फिर इसे डोना के कई अनुयायियों ने साझा किया, जिससे ये विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर हजारों और लोगों तक पहुंच गया। अपनी पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि रोम से कभी भी कोई सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कलाकृति नहीं मिली है। शहर से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज कभी नहीं मिले और कोई भी असली रोमन स्मारक कभी नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि यह शहर यूरोपीय आदिवासी संस्कृति का काल्पनिक एकीकरण था जिसे कैथोलिक चर्च ने बढ़ावा दिया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि स्कूल में हमने जिस रोमन संस्कृति के बारे में सीखा वह असल में ग्रीस, एशिया, तुर्की और मिस्र जैसी सभ्यताओं से उधार ली गई थी। कोलोसियम और पार्थेनन जैसे प्रसिद्ध स्थलों पर उनका मानना है कि ये संरचनाएं रोम के अस्तित्व का प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि जिन पत्थरों से ये बनाए गए हैं उनकी कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती और इसलिए विशेषज्ञ वास्तव में नहीं जानते कि ये कितने पुराने हैं। कोई कह सकता है कि वह प्राचीन रोमन दस्तावेजों को भूल गई है जो वर्षों में मिले, लेकिन उनके पास इसका भी जवाब था। डोना का मानना है कि चूंकि इन दस्तावेजों की कोई मौजूदा मूल प्रति नहीं मिली है, इसलिए जो दस्तावेज खोजे गए हैं वे भिक्षुओं द्वारा जाली बनाए गए थे, जिन्हें एक बार फिर चर्च के आदेश पर ऐसा करने के लिए कहा गया था। खुशकिस्मती से डोना के कमजोर शोध वाले दावों को गलत साबित करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। हम जानते हैं कि रोम में प्राचीन और मूल पांडुलिपियां मिली हैं, जिनमें से अधिकांश लैटिन में लिखी गई हैं और जिन्हें उस समय के शहर के प्रमुख नागरिकों ने लिखा था। जब ये दावे सामने आए तो बहुत से लोगों ने सोचा कि डोना की पृष्ठभूमि क्या है और उनके पास अपनी निष्कर्ष निकालने के लिए कौन सी विशेषज्ञता है। पता चला कि वह पूर्व मनोरंजन पत्रकार है जिन्होंने मानव शास्त्र व इतिहास पढ़ा और कॉलेज के 3 साल के अंत में पढ़ाई छोड़ दी। उनके दावों को विशेषज्ञों द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से लोग अब भी मानते हैं कि उनकी थ्योरियां तथ्यों पर आधारित हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। नंबर 6, ये रिकॉर्ड बनाने का समय था। लोग पहली बार दुनिया का चक्कर लगाकर ट्रांस अटलांटिक यात्राएं करके और पैदल अभियानों के दौरान बर्फ में फंसकर महान उपलब्धियां हासिल कर रहे थे। फ्रैंक लैंड्स रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराना चाहते थे पूरी दुनिया का चक्कर साइकिल से लगाने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए। इसके बजाय वह दूसरी वजह से प्रसिद्ध हुए। फ्रैंक पेंसिल्वेनिया के सम्मानित साइकिलिस्ट थे। कुछ लोगों ने सोचा कि उनकी प्रस्तावित यात्रा पागलपन है, जबकि दूसरों ने उनकी सराहना की जब वे रवाना हुए। साइकिलिस्ट ने बही खाता की नौकरी छोड़कर 25 मई 1892 को यात्रा शुरू की। उन्होंने पिट्सबर्ग में साइकिल से अपनी 2 साल की रोमांचक यात्रा की अंतिम तैयारियां की, जिससे वे कभी वापस नहीं लौटे। फ्रैंक कई महीनों उत्तर अमेरिका में यात्रा करेंगे, फिर समुद्र के रास्ते एशिया जाएंगे, जहां 20,000 मील की साइकिल यात्रा जारी रहेगी। जापान से वे चीन पहुंचे, फिर बर्मा, भारत और फारस गए। इस समय तक साल 1894 हो चुका था। जब फ्रैंक फारस से रवाना हुए तो उन्होंने यूरोप के पार अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयारी की। मई का महीना था जब फ्रैंक तब्रीज ईरान पहुंचे और उनकी अगली मंजिल 450 किलोमीटर दूर थी। उन्हें उजुरुम तुर्की जाना था, पर वे वहां नहीं पहुंचे। इसके बजाय फ्रैंक एक स्थायी रहस्य बन गए और उन्हें लापता साइकिलिस्ट कहा गया। माना जाता है कि वह तुर्की नदी के दूर इलाके में रहस्यमय ढंग से गायब हो गए, पर अब तक पता नहीं चला। गर्मियों के अंत तक परिवार और दोस्तों को चिंता होने लगी थी। काफी समय से फ्रैंक की कोई खबर नहीं थी और वह घर लौटता नहीं दिख रहा था। वे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्हें उसके रास्ते की जानकारी बहुत कम थी और वे उसकी आखिरी जगह नहीं पहुंच सकते थे। विलियम नामक एक और साइकिलिस्ट इस प्रयास पर नजर रख रहा था। उसने तय किया कि वो एर्जुरुम जाकर देखेगा
कि फ्रैंक वहां पहुंचा या नहीं। विलियम को पता चला कि जिसे वह ढूंढ रहा था वह एक गांव से गुजर रहा था और शायद खुद को बढ़ते संघर्ष में फंसा पाया। दुर्भाग्यवश उसने ईरान से गुजरने का गलत समय चुना, क्योंकि तब आर्मेनियाई नरसंहार हो रहा था। उस्मानी साम्राज्य पहले ही कई हजार अमेरिकी मौतों के लिए जिम्मेदार था। फ्रैंक शायद गोलीबारी में फंस गया था। उसके दोस्तों व परिवार को पता नहीं था। यह भी सुझाव दिया गया है कि उस आदमी के साथ जानबूझकर कोई अनहोनी हो सकती है। शायद अपनी यात्रा के दौरान वह किसी खतरनाक व्यक्ति से टकरा गया हो। जानकारी के बावजूद विलियम, विशेषज्ञ और जांचकर्ता यह निर्धारित नहीं कर सके कि फ्रैंक का कोई भयानक अंत हुआ था या वह बस खो गया था। नंबर 5। एडगर एलन पो को अब तक के महानतम लेखकों में गिना जाता है। हालांकि उनकी कहानियां और कविताएं सभी के लिए नहीं हो सकती, इनमें गहरा माहौल और विषय होते हैं, फिर भी वे अपने हुनर के उस्ताद थे और उनके काम पर दशकों तक चर्चा होगी। उनका सबसे प्रसिद्ध काम द रेवन एक ऐसे आदमी की कहानी बताता है जो अपने मुख्य दरवाजे पर दस्तक सुनता है, जिससे देर रात होने के कारण वह डर जाता है। दरवाजा खोलते ही वह एक कौवे से मिलता है जो बार बार नेवर मोर बोलकर उसे परेशान करता है। उन्हें जासूसी शैली का जनक भी माना जाता है, क्योंकि उनकी कहानी मर्डर्स इन द रू मॉर्ग एक ऐसे अपराध की कहानी बताती है जो एक बंद कमरे में हुआ था, जिससे पुलिस और सभी लोग हैरान रह गए थे जब तक कि शौकिया जासूस सी ऑगस्टे ड्यूपे उस मामले को सुलझा नहीं लेते। लेकिन पो का जीवन आसान नहीं था। उनके पिता ने 1810 में, यानी उनके जन्म के 1 साल बाद ही अपने परिवार को छोड़ दिया था और फिर उनकी मां को तपेदिक हो गया, जिससे 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। वे और उनका पालक परिवार 1815 में बोस्टन मैसाचुसेट्स से लंदन इंग्लैंड चले गए, लेकिन 1820 में वे वापस अमेरिका लौट आए। उन्होंने सेना में सेवा की और अपने भाई के निधन के बाद उन्होंने लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया, लेकिन ये वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। उनका काम ज्यादातर लोगों के लिए बहुत अंधकारमय था और उन्हें ढंग की रोजी रोटी कमाने में काफी समय लगा। उनकी पत्नी वर्जीनिया एलिजा क्लेम्पो 1847 में तपेदिक होने के बाद चल बसी और इसके बाद वह गहरे अवसाद में चले गए, जिससे वह कभी पूरी तरह उभर नहीं पाए। आखिरकार उन्हें अपने काम के लिए प्रसिद्धि मिली और वे पहले अमेरिकी लेखक माने जाते हैं जिन्होंने सिर्फ लेखन से आजीविका चलाई। हालांकि उन्होंने अपने चुने हुए पेशे में आखिरकार सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अपनी पत्नी के निधन के बाद वो कभी सच में खुश नहीं हो पाए। उनकी मृत्यु अब भी रहस्य बनी हुई है। कुछ साजिश सिद्धांतकार मानते हैं कि यह उतनी साधारण नहीं थी जितना बताया गया। जिस दिन की बात हो रही है वो 3 अक्टूबर 1849 था। एडगर एलन पो को बाल्टीमोर में अर्धचेतन अवस्था में पाया गया था और गवाहों के अनुसार वह बहुत परेशान थे और उन्हें मदद की जरूरत थी। वे किसी और के कपड़े पहने थे और बार बार रेनॉल्ड्स कह रहे थे। उस व्यक्ति की पहचान कभी नहीं हुई। यह भी अज्ञात है कि पो किसकी बात कर रहे थे या उस व्यक्ति का पो की हालत से क्या संबंध था। उन्हें वॉशिंगटन मेडिकल कॉलेज ले जाकर इलाज किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। वह कभी इतने होश में नहीं रहे कि बता सके उनके साथ क्या हुआ या वे कई दिनों तक क्यों गायब रहे और इतनी खराब हालत में लौटे। यही से साजिशी सिद्धांत शुरू होती है। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि पो सड़क पर मतदान केंद्र के बाहर चुनाव के दौरान मिले थे। उनका मानना है कि उनकी मौत एक साजिश थी और वे कूपिंग के शिकार हुए, जिसमें किसी बेखबर आम व्यक्ति को सड़क से उठाकर बार बार वोट डलवाया जाता है और उसे जबरदस्ती ऐसा पदार्थ पिलाया जाता है जिससे वो दूसरों के कहने में आ जाए। हालांकि इसे कभी साबित नहीं किया गया। कुछ सिद्धांतकार मानते हैं कि इसी कारण पो की हालत खराब थी और उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उनकी जान बच सकती थी। नंबर 4, हर किसी को मर्टल की तरह अपने समुदाय में सच्चा प्यार नहीं मिलता। सुसन होप के साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। 1970 के दशक में 3 बच्चों की मां ने पति रेमंड से कठिन और थकाऊ तलाक शुरू किया।
उन्हें पति का एक काला राज पता चला जो उनकी आया से जुड़ा था। उनकी बदकिस्मती में और इजाफा करते हुए सुसान, जो अपना नाम सू कहलाना पसंद करती थी, एक कार दुर्घटना में शामिल हो गई, जिसमें सड़क से फिसलने के बाद उनकी जान जाते जाते बची। हालात तब और बिगड़ गए जब सू का घर रहस्यमय रूप से जल गया। 1979 तक जिंदगी ने उसे जो भी बदकिस्मती दी थी, उससे सू पहले ही टूट चुकी थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी हालत सुधारने के लिए सू अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे अपार्टमेंट में रहने लगी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड सेना में था और अक्सर बाहर तैनात रहता था। वे रोज चिट्ठियां लिखते थे, फिर भी ये काफी नहीं था। फरवरी में उसे पता चला कि किसी ने उसके बैंक खाते पर जाली चेक बनाए थे। कथित तौर पर उसने दावा किया कि उसे पता है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन उसने कभी यह स्पष्ट नहीं किया कि वह व्यक्ति कौन था। सू ने कहा था कि वह उनका सामना करेगी, लेकिन हमें नहीं पता कि वह सामना कभी हुआ या नहीं, क्योंकि उसके कुछ समय बाद ही वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। 12 फरवरी को बच्चे घर पहुंचे तो उन्हें अपनी मां द्वारा छोड़ा गया एक नोट मिला। उसमें लिखा था कि अगर वह घर पर न हो जब वे आए तो उन्हें पड़ोसी के घर चले जाना चाहिए। बच्चों ने घर पर रुकने का फैसला किया और दरवाजे की ओर देखते रहे। दुख की बात है, उनकी मां लौटकर नहीं आई, लेकिन रेमंड आया। उस शाम वह बच्चों के भरण पोषण का पैसा देने घर गया, लेकिन वहां बच्चों को अकेला पाकर बोला कि उन्हें वही इंसान छोड़ गया है जो सबसे ज्यादा प्यार करता था। सू के गायब होने की खबर फैलते ही कई बातें सामने आई। जांच में पता चला कि महिला ने कोई अतिरिक्त कपड़े नहीं लिए और उस पर बच्चों को जानबूझकर छोड़ने का आरोप था। बाद में एक पड़ोसी ने अगली अहम जानकारी दी, जिसमें उसने बताया कि उसने सू को एक नीले वाहन में चढ़ते हुए देखा था, जिसे या तो एक कैंपर टॉप वाले ट्रक या वैन के रूप में बताया गया था। उस सुबह 8:30 बजे वह महिला कथित तौर पर एक अनजान ड्राइवर के साथ कार में बैठी थी और यही आखिरी बार था जब किसी ने उसे जिंदा देखा था। 29 साल की मां बेंट्री वेस्ट वर्जीनिया से गायब हो गई थी और उसके साथ क्या हुआ इसका कोई सुराग नहीं था। सालों तक सू का नाम फिर से मीडिया में नहीं आया, लेकिन जब आया भी तो उसमें कोई राहत नहीं थी। कहा गया था कि 2016 में कनावा फॉल्स में एक चट्टान के नीचे मानव अवशेष मिले थे। शुरुआत में जांचकर्ताओं के बीच उम्मीद फिर से जागी। उन्हें लगा कि दशकों पुराने मामले में उन्हें कोई सुराग मिल गया है, लेकिन फोरेंसिक जांच के बाद पता चला कि वे अवशेष 6 अलग अलग लोगों के थे और उनमें से कोई भी सू नहीं थी। अब सू रूप के असामान्य और डरावने हालातों में गायब होने के 46 साल हो चुके हैं। उस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई और मामला अब भी अनसुलझा है। नंबर 3, हम सभी ने अलौकिक घटनाओं के बारे में अलग अलग साजिशी सिद्धांत सुने हैं, जैसे कि कुछ मशहूर हस्तियां असल में राक्षस है, या फिर भूत किसी इंसान का पीछा कर सकते हैं और उनकी पूरी जिंदगी उन्हें परेशान कर सकते हैं। दुनिया के सम हिस्से खुद ऐसे पोर्टल है जो इंसान को दूसरी हकीकत में ले जा सकते हैं। फिर एक सिद्धांत यह भी है कि नेक्रोनोमिकॉन, जो लेखक HP लवक्राफ्ट द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक किताब है, असल में वाकई मौजूद है और लवक्राफ्ट दरअसल हम सबके साथ गूढ़ विद्या के रहस्यों को साझा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा खुलकर नहीं। लवक्राफ्ट, जो 1890 से 1937 के बीच जीवित थे, अपनी अजीबोगरीब लघु कहानियों, कविताओं, उपन्यासों और निबंधों के लिए मशहूर हो गए, जिनमें से ज्यादातर में अलौकिक तत्व और दूसरी दुनिया के जीव शामिल थे। कुथुलू, जो द कॉल ऑफ कुथुलू में दिखा था, हेवी मेटल बैंड मेटालिका के गाने का नाम भी है। ये प्राणी पहली बार 1928 में दिखाई दिया था और इसका वर्णन एक ऑक्टोपस जैसे सिर, चेहरे पर स्पर्शकों जैसी लटों, रबर जैसे दिखने वाले पपड़ीदार शरीर और पीठ पर लंबी पतली पंखों के साथ किया गया है। यह सैकड़ों फीट ऊंचा है और इसके हाथ पैर इंसानों जैसे है। कथुलू से प्रशांत महासागर की डूबी नगरी रलिये में सुप्त है। जब तारे सही संरेखित होते हैं, वह प्राणी जागता है और तबाही लाता है। पृथ्वी विनाश में डूबती है, मानवता लगभग नष्ट हो जाती है।
नेक्रोनोमिकॉन कथुलू मिथक का हिस्सा है और लवक्राफ्ट ने बताया कि उन्हें इस किताब और इसके नाम का विचार एक सपने में आया था। इसे बुक ऑफ द डेड भी कहा जाता है और इसका पहला उल्लेख लवक्राफ्ट की कहानी द हाउंड में हुआ था। किताब के इतिहास पर लिखते हुए लवक्राफ्ट ने कहा कि इसका असली नाम अल अजीफ था, जो अरबी में रात में कीड़ों की आवाज को दर्शाता है, जिसे कई लोग राक्षसों की चीख जैसी मानते हैं। इस किताब के लेखक एक आधे पागल अरबी व्यक्ति थे जिनका नाम अब्दुल अल हजरेत था, जो लवक्राफ्ट द्वारा रची गई 2 सत्ताओं योग सौथोत और क्थुल्हु की पूजा करते थे। वह 738 ईस्वी में रहस्यमय परिस्थितियों में चल बसे जब उन पर एक विशाल प्राणी ने हमला किया था। उनकी मृत्यु के बाद दार्शनिकों ने इस किताब का अध्ययन किया और 950 ईस्वी में इसे ग्रीक में अनुवादित कर नेक्रोनोमिकॉन नाम दिया। किताब के रूप रंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लवक्राफ्ट ने यह जरूर बताया था कि ये चमड़े की जिल्द में बंधी हुई है और इसे कई धातु की कुंडियों से बंद रखा जाता है। किताब के अंदर पाठक को वर्जित ज्ञान का एक संग्रह मिलेगा जिसमें जादू टोने, अनुष्ठान और जानकारी शामिल है। इसमें प्राचीन और भूले बिसरे अस्तित्वों के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि क्थुल्हु, लेकिन इसे हर कोई खोलकर पढ़ नहीं सकता। कहा जाता है कि जो भी इस किताब को पढ़ता है वह हकीकत के भयानक सच को जान लेता है और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद पागल हो जाता है। इसके अलावा जो इस किताब को सफलतापूर्वक पढ़ लेता है वह डरावने और विशाल जीवों को बुला सकता है जो दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। इसका इस्तेमाल दूसरी दुनियाओं के लिए द्वार खोलने, काले और निषिद्ध जादुई अनुष्ठान करने और हकीकत के सच को उजागर करने के लिए किया जा सकता है, जो यह है कि जो कुछ भी हम जानते और देखते हैं वह न केवल प्राचीन अस्तित्वों द्वारा बनाया गया है, बल्कि आज भी उन्हीं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अब भी अस्तित्व में है। नेक्रोनोमिकॉन एक काल्पनिक किताब है जिसे लवक्राफ्ट ने अपने मन में गढ़ा था। कई लोग मानते हैं कि ऐसी किताब सच में है और कभी न कभी कोई उसका इस्तेमाल करेगा, जिससे दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। नंबर 2, मर्टल पोल्क डैलस समुदाय की एक मजबूत स्तंभ रही हैं। 40 वर्षों से अधिक तक उन्होंने ISD स्कूलों में पढ़ाया और 30 वर्षों से अधिक समय से स्थानीय चर्च की समर्पित सदस्य रहीं। मर्टल उसी व्यक्ति के साथ 58 साल तक शादीशुदा रही और उनकी सगाई तब हुई थी जब वह 30 साल की थी। दुर्भाग्यवश 2010 में पति के निधन के बाद उनकी पत्नी लगभग अकेली रह गईं। हालांकि मर्टल अकेली थी, उन्हें उसी समुदाय से साथ मिला जिसकी वह वर्षों से देखभाल कर रही थी। अब उनकी देखभाल करने की बारी समुदाय की थी। 88 वर्षीय मर्टल ने 2024 की शुरुआत में डिमेंशिया के लक्षण दिखाए, फिर भी वह पूरी तरह कामकाज करने में सक्षम रही, हालांकि उन्हें काफी मदद मिलती थी। उस साल उनके परिवार ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा, लेकिन जल्द ही सब कुछ असामान्य होने वाला था। 8 जून की बात है जब मर्टल अपने पोर्च पर बैठी थी और डैलस टेक्सास के इंडियन क्रीक ट्रेल के 1100 ब्लॉक में स्थित अपने सामने के आंगन को देख रही थी। उस दिन उन्होंने बगीचे में कुछ काम करवाया था और उसका नया रूप उन्हें पसंद आ रहा था, जबकि उनकी बेटी दूर से उनकी खुशी देख रही थी, जो जल्द ही गायब होने वाली थी। रात 9 बजे महिला ने अपने दोस्त से फोन पर बात की थी। उन्होंने दोस्त से कहा कि वह अगले दिन चर्च जाने के लिए कपड़े तैयार करने में व्यस्त हैं, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंची। दूर से उसे निहारना और वह दोस्ताना फोन कॉल ही आखिरी बार थे जब किसी ने मर्टल को देखा या उससे बात की। वह उस शाम रात 9 बजे और अगली सुबह के बीच किसी समय गायब हो गईं। रोमांचक सिंगिंग हिल्स बैप्टिस्ट चर्च की बेंचों पर बैठे उनके बेटे को अपनी मां की अनुपस्थिति से तुरंत चिंता हो गई। जांच के बाद पता चला कि वो घर पर भी नहीं थी, तो उसने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी। 10 जून को लापता महिला के लिए सिल्वर अलर्ट जारी किया गया और कानून एजेंसियां जांच में लगी। प्रारंभिक प्रयासों में यह पता चला कि मर्टल की 2004 की काली लेक्सस ES 330 भी गायब थी। कार के गायब होने से लगा कि वह चर्च जाने निकली थी, लेकिन या तो परेशानी में फंस गई या रास्ता भटक गई।
विस्तृत खोज और जांच के बावजूद अधिकारियों को उस साल कोई प्रगति नहीं मिली। कोई सुराग नहीं मिला, कोई देखे जाने की खबर नहीं आई और कोई सूचना भी नहीं मिली। मर्टल गायब हो गई थीं। अगली बड़ी सफलता मिलने से पहले काफी समय बीत गया। अब तक उस लापता महिला को उसके परिवार और दोस्तों को छोड़कर अधिकतर लोग भूल चुके थे, लेकिन उनके लिए उसकी गैर मौजूदगी चिंता का कारण थी। ये 4 नवंबर 2025 की बात है जब मर्टल की कार आखिरकार मिल गई, लेकिन उसकी स्थिति आशाजनक नहीं थी। वो वैगनविल ट्रेल और साउथ लैंकेस्टर रोड के पास 5 माइल क्रीक में डूबी हुई मिली थी। यह सबसे नजदीकी सड़क से 100 गज से भी ज्यादा दूर पड़ी थी। ये मानकर कि मर्टल शायद अंदर ही थी, गाड़ी को क्रीक से निकालने की कोशिशें तुरंत शुरू हो गई। ऐसा करने से रहस्य और गहरा गया। बरामद की गई गाड़ी के अंदर मर्टल नहीं थी। उस इलाके में या उसके आसपास उसका कोई सुराग नहीं मिला। लगता है मर्टल ने गाड़ी पानी में गिरने से पहले ही छोड़ दी थी। बाद में और खोज अभियान चले, जिनमें स्वयंसेवकों और डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। कोई और सुराग नहीं मिला, जिससे मर्टल का गायब होना एक अजीब रहस्य बनकर रह गया। नंबर 1, कुछ अजीब साजिशी सिद्धांतों में यह शामिल है कि चांद असल में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया असली जगह नहीं है और पृथ्वी के सभी पत्थर तब तक नरम हैं जब तक उन्हें छुआ न जाए। अधिकांश लोग ऐसी थ्योरीज को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट्स के चलते एक थ्योरी चर्चित हुई है, जिसमें कहा गया है कि 2026 में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कुछ समय के लिए गायब हो जाएगी। ये अफवाह 2026 की शुरुआत में इंटरनेट पर फैलनी शुरू हुई, जब किसी ने यह सुझाव देना शुरू किया कि 12 अगस्त को लगभग 7 सेकंड के लिए हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करना बंद कर देगी और ये घटना हम सभी के लिए विनाशकारी परिणाम लेकर आएगी। पोस्ट्स के अनुसार नवंबर 2024 में मीडिया में प्रोजेक्ट एंकर नामक एक गुप्त नासा दस्तावेज लीक हुआ था। इसमें एजेंसी को इस घटना की जानकारी होने का सबूत था और यह भी था कि वह उस विशेष तारीख के लिए तैयारियां कर रही थी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने प्रोफाइल पर एक वीडियो डाला जिसमें एक आदमी कार में बैठा था। इसमें यह भी लिखा था, 12 अगस्त 2026 को दुनिया में 7 सेकंड के लिए गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा। नासा जानता है, वे तैयारी कर रहे हैं पर वजह नहीं बता रहे। इस संदेश में यह भी दावा किया गया कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में खास तौर पर 7.3 सेकंड के लिए गायब हो जाएगा और इसके कारण होने वाली तबाही में 40 से 60 मिलियन लोगों की जान चली जाएगी। उनका दावा है कि कोई भी चीज जो जमीन से बंधी नहीं है वह ऊपर तैरने लगेगी और 7 सेकंड बाद सब कुछ फिर से जमीन पर आकर गिर जाएगा। इसलिए उनका मानना है कि बहुत से लोग हवा में ऊपर उठ जाएंगे और फिर गिरने या उन पर भारी चीजें गिरने से उनकी मौत हो जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि ज्यादातर चीजें लगभग 65 फीट हवा में ऊपर उठ जाएंगी और इससे दुनिया भर में भारी दहशत फैल जाएगी। एक अन्य यूजर का दावा है कि प्रोजेक्ट एंकर का बजट लगभग 89 अरब डॉलर है और नासा कई वर्षों से इस पर काम कर रहा है। इसके अलावा ये सुझाव भी दिया गया है कि एजेंसी एक प्रयोग करना चाहती थी ताकि ये देखा जा सके कि क्या हम पृथ्वी पर 7 सेकंड तक बिना गुरुत्वाकर्षण के जीवित रह सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गुरुत्वाकर्षण विसंगति के कारण आर्थिक पतन के बाद पुनर्निर्माण में कम से कम 10 साल लगेंगे। हमें अपने समुदायों का पुनर्निर्माण शुरू करना होगा क्योंकि पृथ्वी का लगभग सारा बुनियादी ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाएंगी। ये ज्ञात है कि 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण देखा जाएगा, लेकिन ये अज्ञात है कि क्या षड्यंत्र सिद्धांतकार इसे इस बात का संकेत मानेंगे कि उसी तारीख को कुछ और भी भयानक होने वाला है। फिर कई विशेषज्ञों ने जनता को आश्वस्त किया कि उस तारीख को गुरुत्वाकर्षण सामान्य रहेगा और कोई विशेष तैयारी जरूरी नहीं है क्योंकि यह सिद्धांत पूरी तरह झूठा है। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियोस से अपडेट रह सके। और मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आप लोगों से
अगले वीडियो में मिलूंगा।